Hello everyone, welcome to our YouTube channel Study with Friends। ग्रामीण विकास की योजना के अंतर्गत मनरेगा का एमसीक्यू अभी कंटिन्यू चल रहा हुआ है, जिसमें पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम पार्ट 3 को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर 17 लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था मनरेगा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन ए है धारा 17, ऑप्शन बी है धारा 24, ऑप्शन सी है धारा 25 और ऑप्शन डी है धारा 27। तो देखिए यहाँ पे जो है 17 लोकपालों की जो नियुक्ति की गई है ये किया गया है धारा 27 के अंतर्गत। मनरेगा की जो धारा 27 है इसके अंतर्गत ही क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई है, जिसे अगर देखा जाएगा तो राज्य के जो 28 जिले हैं इनको 17 प्रादेशिक क्षेत्रों में बांटा गया है। क्लियर है? राज्य के 28 जिलों को 17 प्रादेशिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर इसमें देखा जाएगा धारा 17, तो धारा 17 का संबंध है सामाजिक संपरीक्षा से। नेक्स्ट अगर देखा जाएगा ये जो सामाजिक संपरीक्षा धारा 17 के अंतर्गत सामाजिक संपरीक्षा जो है ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। धारा 24 बोला जाता है लेखाओं की संपरीक्षा। धारा 25 कहलाता है अनुपालन के लिए शास्ति और धारा 27 है हमारा लोकपाल की नियुक्ति की जो व्यवस्था की गई है ये धारा 27 के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पे जो है देखिए, और ये जो लोकपाल जो है याद रखिएगा, अगर जैसे पूछा जाएगा कि लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील जो है ये कहाँ पे किया जा सकता है, तो लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए राज्य स्तर पर एक अपीली प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसे सर्वोच्च लोकपाल भी कहा जाता है। याद रखिएगा ये जो है त्रिसदनीय होता है। क्लियर है ये? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। धारा 27 के तहत 17 लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा योजना के तहत अतिरिक्त मजदूरी के संदर्भ में क्या सही है? पहला इसमें है वन अधिकार पट्टा धारकों को भारत सरकार द्वारा 150 दिनों का रोजगार दिया जाता है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवार को 200 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वर्तमान में दैनिक मजदूरी 204 रुपये प्रतिदिन है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है अनुग्रह भुगतान राशि के तौर पर 75,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वन अधिकार पट्टा धारकों को भारत सरकार द्वारा 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जो कि अतिरिक्त मजदूरी के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड बोला गया है कि मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्र या बाढ़ से रिलेटेड जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे 200 दिनों का रोजगार दिया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन बोला गया कि वर्तमान में दैनिक मजदूरी जो है वो 204 रुपये प्रतिदिन है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 1 अप्रैल 2022 की अगर स्थिति में देखा जाएगा तो वर्तमान में जो 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में दैनिक मजदूरी दर 204 रुपये प्रतिदिन है। लास्ट इसमें बोला गया है, क्योंकि देखिए थर्ड भी यहाँ से पे सही हो जाता है, अनुग्रह भुगतान राशि के तौर पर 75,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो है अनुग्रह भुगतान राशि का मतलब क्या होता है, जैसे अगर बोला जाएगा जो अनुग्रह भुगतान राशि जो है रोजगार के दौरान चोट लगने की स्थिति में जो चिकित्सा उपचार कराया जाता है, तो उसमें अगर जैसे अस्पताल की लागत हो गया, ठीक है, तो अगर वहाँ पे रोजगार के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या वो पूर्ण रूप से विकलांग हो जाते हैं, विकलांगता जैसी स्थिति आती है, तो इस पर अनुग्रह राशि जो है दी जाती है। क्लियर है? तो अनुग्रह राशि जो है ये 75,000 रुपये नहीं दी जाती है, ये दिया जाता है 25,000 रुपये। क्लियर है? तो ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ जो है हमारा करेक्ट नहीं है, बाकी इसके अलावा जितने भी हैं सब बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो डी है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा,
गृह भुगतान राशि के तौर पर 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यस्थल पर सभी श्रमिकों के बच्चों की देखरेख के लिए नियुक्ति के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए। पहले इसमें बोला गया है कि अति अधिकारहीन महिला, दूसरा बोला गया है शोषित या बंधुआ मजदूर महिला, तीसरा सामान्य कोई भी महिला। तो देखिए यहाँ पे जो कार्यस्थल पर श्रमिकों के बच्चों की देखरेख के लिए कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आप लोगों को बताई हूँ कि जो श्रमिक हैं अगर उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए वहाँ पे कार्यस्थल पर व्यवस्था की जाएंगी, और ऐसे बच्चे जो 6 वर्ष की आयु से कम उम्र के हैं, है ना, तो ऐसे बच्चों के लिए वहाँ पे अगर जो 5 बच्चे से अगर अधिक बच्चे हैं तो उनकी देखरेख के लिए एक तो शिशु गृह बनाया जाएगा। शिशु गृह तो बनाया ही जाएगा, लेकिन उन बच्चे के छोटे छोटे बच्चे हैं इधर उधर न चले जाएं, तो ये सारी चीज़ के देखरेख के लिए एक अलग से वहाँ पे किसी महिला को रखा जाएगा। क्लियर है, ये एक उनको एक कार्य दिया जा रहा है, बच्चों को संभालने का कार्य दिया जा रहा है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि किस प्रकार की महिला को वहाँ पे बच्चों को उनकी देखरेख करने के लिए रखा जाएगा। तो इसमें पहला जो है, पहला ऑप्शन दिया गया है अति अधिकारहीन महिला, दूसरा ऑप्शन है शोषित या बंधुआ मजदूर महिला, तीसरा ऑप्शन है सामान्य कोई भी महिला। तो इसमें याद रखिएगा कि कोई भी जो सामान्य महिला है इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। अति अधिकारहीन महिला या फिर जो बहुत शोषित है या जो बंधुआ मजदूर महिला है इनको यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चूंकि पहला और दूसरा करेक्ट है तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ए और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के लिए बजट में कितने का प्रावधान किया गया है या कितने का प्रावधान रखा गया है? पहला ऑप्शन है 73,000 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 83,000 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 93,000 करोड़ और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के लिए बजट में 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 73,000 करोड़ का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021-22 में, ये गलती से मैं हो गया है, ये मई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 2021-22 में मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है तीसरा, तीसरा ऑप्शन है चौथा और लास्ट ऑप्शन है पांचवा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2021-22 की स्थिति में पूछा गया है और 100 दिन का रोजगार के बारे में बात किया गया है। तो 2021-22 में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में अगर देखा जाएगा तो फर्स्ट रैंक जो है ये है राजस्थान का। क्लियर है, और इसमें छत्तीसगढ़ का जो रैंक है ये है 5वां। क्लियर है ये, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा कि 2021-22 में मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ का स्थान है 5वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला इसमें दिया गया है धारा 10 और उसके साइड में दिया गया है राज्य नियोजन गारंटी परिषद। नेक्स्ट दिया गया है धारा 12 और इसमें दिया गया है केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद। नेक्स्ट है इसमें धारा 16, इसके अंतर्गत दिया गया है सी में ग्राम पंचायत के उत्तरदायित्व। लास्ट दिया गया है धारा 17 और इसके अंतर्गत दिया गया है सामाजिक संपरीक्षा। तो इसमें हमको सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे जो धारा 10 है इसके अंतर्गत आता है केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद। क्लियर है ये। फिर नेक्स्ट है धारा 12, धारा 12 के अंतर्गत आता है राज्य नियोजन गारंटी परिषद। इसके बाद है धारा 16, धारा 16 के अंतर्गत है ग्राम पंचायत के उत्तरदायित्व। ये बिल्कुल करेक्ट है, धारा 16 के जो साइड वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है इसका। और धारा 17 में दिया गया है सामाजिक संपरीक्षा। ये तो आप सभी को पता है, धारा 17 के अंतर्गत सामाजिक संपरीक्षा दिया गया है। तो देखिए 10th में कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे पहला कर अगर देखा जाएगा तो पहला का ऑप्शन बी है। यहाँ पे किसमें किसमें ऑप्शन बी है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही देखिए फर्स्ट का बी है, सेकंड का जो है ए है,
थर्ड का सी है और फोर्थ का डी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के अंतर्गत अनुदान राशि केंद्र और राज्य का कितना होता है? ये इसमें जो अंशदान जो है मनरेगा के अंतर्गत केंद्र और राज्य का अंशदान कितना होता है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 60:40, दूसरा ऑप्शन है 75:25, तीसरा ऑप्शन है 90:10, चौथा ऑप्शन है 50:50, 50-50। तो इसके अंतर्गत ये जो 60 और जो 40 है ये मनरेगा में आप लोग 60:40 किसी न किसी का पढ़े हैं। याद करिए किस चीज़ का पढ़े हैं। देखिए जो 60:40 है ये आपका सामग्री और जो मजदूरी जो व्यय है, क्लियर है, ये मजदूरी या सामग्री व्यय में जो अनुपात है, याद रखिएगा मजदूरी व सामग्री व्यय में जो अनुपात है ये 60:40 का अनुपात है। इसके बाद जो है 75-25 का हम कुछ भी नहीं पढ़े, यहाँ पे 50-50 भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं। नेक्स्ट अब क्या बच गया हमारा 90 और 10। तो याद रखिएगा मनरेगा के अंतर्गत जो अनुदान राशि है केंद्र और राज्य का ये 90 और 10 का है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री तथा मजदूरी में राशि का जो व्यय अनुपात है ये कितना होगा? पहला ऑप्शन है 60:40, दूसरा ऑप्शन है 40:60, तीसरा ऑप्शन है 90:10 और लास्ट ऑप्शन है 10:90। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताई हूँ कि मनरेगा के अंतर्गत जो है मैंने आपको मजदूरी और सामग्री में जो व्यय है उसका अनुपात बताया है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी व सामग्री का, पर यहाँ पे क्या पूछा है, पहले सामग्री बोला गया उसके बाद मजदूरी बोला गया, तो जो डिजिट है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उनका जो प्लेस है वो एक्सचेंज हो जाएगा। 60 और 40 की जगह क्या हो जाएगा 40:60। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में क्या पूछा गया है, सामग्री तथा मजदूरी पूछा गया या मजदूरी या सामग्री। हम लोगों ने जो पढ़ा है ये मजदूरी और सामग्री का पढ़ा है, पर क्वेश्चन में सामग्री और मजदूरी के बारे में बात किया गया है। तो चूंकि सामग्री पहले है तो इसीलिए सामग्री का जो व्यय अनुपात रहेगा वो पहले सामने रहेगा। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा 60:40, सॉरी 40:60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाने के लिए मजदूरों द्वारा दिया जाने वाला न्यूनतम शुल्क कितना है? पहला ऑप्शन है 10 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 50 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 100 रुपये और लास्ट ऑप्शन है निःशुल्क। तो याद रखिएगा इसमें जो जॉब कार्ड बनाने के लिए मजदूरों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, यह बिल्कुल निःशुल्क होता है। क्लियर है ये? तो जॉब कार्ड के लिए मजदूरों के द्वारा 0 रुपये का भुगतान किया जाएगा, मतलब उनको जॉब कार्ड निःशुल्क मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलंबित मजदूरी भुगतान का मुआवजा किस दर से किया जाता है? विलंबित मजदूरी का मतलब क्या हुआ? विलंब के साथ जो मजदूरी दी जा रही है। क्लियर है ये? विलंब के साथ मजदूरी, तो इनको जो है मनरेगा योजना के अंतर्गत जो श्रमिक है इनको मजदूरी कैसे किस प्रकार से उनको भुगतान किया जाता है, जो भुगतान का जो आधार होता है वो कैसा होता है, प्रायः साप्ताहिक होता है और मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि 15 दिन से वो एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। और 15 दिन से अगर एक्स्ट्रा उनको लग रहा है उनकी सैलरी देने में तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, उनको मजदूरी भुगतान जो है विलंबित मजदूरी भुगतान दिया जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 0.5% साप्ताहिक, दूसरा दिया गया है 0.5% प्रतिदिन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 0.5% साप्ताहिक और लास्ट ऑप्शन है 0.05% प्रतिदिन। तो इसमें जो है याद रखिएगा ये साप्ताहिक नहीं दिया जाता है, ये प्रतिदिन के आधार पे दिया जाता है। और कैसा दिया जाता है? तो 0.05% प्रतिदिन दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 0.05% प्रतिदिन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
NEFMS प्रणाली की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना है कि ये NEFMS प्रणाली होता क्या चीज़ है। देखिए, ये जो प्रणाली होता है, अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा या फुल फॉर्म देखा जाएगा तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये बोला जाता है इसको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। इसी को बोला जाता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली। इसका देखिए पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है अप्रैल 2016 और राज्य सरकार के द्वारा, मतलब इसकी जो शुरुआत है वो अप्रैल 2016 और राज्य सरकार के द्वारा की गई है, ये बोला गया है पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन बोला गया है मई 2016 और राज्य सरकार के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे जून 2016 केंद्र सरकार के द्वारा, और लास्ट ऑप्शन है जनवरी 2017 केंद्र सरकार के द्वारा। तो सबसे पहली बात कि आपको ये याद रखना है कि ये जो प्रणाली है ये केंद्र सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, प्रारंभ किया गया है। अगर देखा जाएगा तो ये निधि प्रवाह प्रणाली को बहुत इजी बनाने के लिए इसकी शुरुआत किया गया है, और इसका ये जो शुरुआत किया गया है यह किया गया है जून 2016 में, और मैंने आपको अभी बताया कि ये भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये याद रखिएगा। इसके माध्यम से जो है अगर देखा जाएगा तो भारत सरकार के द्वारा मनरेगा में कार्य करने वाले जो मजदूर हैं, ये जो श्रमिक हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाता है, जिसको बोला जाता है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, ताकि यहाँ पे बीच में जो मीडिएटर रहते हैं उनका कोई करप्ट नाम की चीज़ ना आ पाए। मजदूरों को डायरेक्टली पैसा मिलेगा, मतलब बीच के जो मीडिएटर हैं उनको वहाँ पे पैसा गबन करने का कोई चांस ही नहीं बनता है उनका। क्लियर है ये चीज़? चलिए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जून 2016 केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12th नंबर का जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में अभी वर्तमान में मनरेगा आयुक्त कौन है? पहला ऑप्शन है अमिताभ जैन, दूसरा ऑप्शन है सुनील कुजूर, तीसरा ऑप्शन है शिव कुमार डहरिया, और लास्ट ऑप्शन है मोहम्मद कैसर अब्दुल हक। तो देखिए ये जो अमिताभ जैन है, अगर देखा जाएगा अभी रिसेंट में ये क्या है, मुख्य सचिव है। और अगर सुनील कुजूर के बारे में बात किया जाएगा तो ये अमिताभ जैन से पहले वाले जो है ये मुख्य सचिव थे, मतलब इनको बोला जाएगा पूर्व मुख्य सचिव। इसके बाद देखते हैं शिव कुमार डहरिया। ये जो शिव कुमार डहरिया जो है ये नगरीय प्रशासन व श्रम मंत्री हैं। और लास्ट बच गए मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, जो कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मनरेगा आयुक्त हैं ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मनरेगा आयुक्त हैं मोहम्मद कैसर अब्दुल हक। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉब कार्ड के संदर्भ में असत्य कथन को छांटिए। पहला बोला गया है यह एक कानूनी दस्तावेज है। दूसरा बोला गया है यह परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए जारी किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है यह अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होता है। लास्ट ऑप्शन है इसमें पात्र सदस्यों को जोड़ने या हटाने का भी प्रावधान होता है। तो देखिए, चूंकि इसमें असत्य कथन को छांटने के लिए कहा गया है, यह एक कानूनी दस्तावेज है, ये बिल्कुल सही है। कानूनी दस्तावेज इसलिए क्योंकि ये जो मनरेगा अधिनियम है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि ये एक प्रकार का ये क्या है, गारंटी युक्त है ना। अधिनियम मतलब कि ये क्या हो गया, आपका नियम ही है एक प्रकार का। और ये कैसा है, रोजगार गारंटी का मतलब क्या है, गारंटी युक्त रोजगार देता है। तो चूंकि ये जो गारंटी युक्त रोजगार देता है, तो इसके लिए जो कार्ड जारी किया जाता है वो भी कैसा हो गया, एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज होगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यह एक कानूनी दस्तावेज है, यह बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी, यह परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए जारी किया जाता है। तो नहीं, यह परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए नहीं जारी किया जाता, पूरे परिवार के लिए एक जॉब कार्ड जारी किया जाता है। नेक्स्ट है यह अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होता है, बिल्कुल सही है। ये मैक्सिमम जो है 5 साल तक ये वैलिड रहता है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है इसमें पात्र सदस्यों को जोड़ने या हटाने का भी प्रावधान होता है, ये भी बिल्कुल सही है कि इसमें पात्र सदस्यों को जोड़ने या हटाने का प्रावधान होता है। तो इसमें असत्य कौन सा है, ऑप्शन बी इसमें असत्य है, क्योंकि यह जो है
परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए जारी नहीं किया जाता, बल्कि पूरे परिवार के लिए मिलाकर एक जॉब कार्ड जारी किया जाता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध में अपील किसके पास किया जा सकता है? तो जैसा मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि जो लोकपाल हैं, ये लोकपाल का जो गठन है, क्योंकि कितने लोकपाल का गठन किया गया, 17 लोकपाल का गठन किया गया है। और कौन सी धारा के तहत? तो धारा 27 के तहत किया गया है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध जो है अपील, चूँकि वो सर्वोच्च लोकपाल कहलाते हैं, तो सर्वोच्च के पास ही जाके अपील किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कार्यक्रम अधिकारी, दूसरा ऑप्शन है जिला कार्यक्रम समन्वयक, तीसरा ऑप्शन है राज्य स्तरीय अपीली प्राधिकारी और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो रहेंगे ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राज्य स्तरीय अपीली प्राधिकरण, क्योंकि ये और यह त्रिस्तरीय होता है, त्रिसदनीय होता है ये। तो इनके पास जो लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध जाके अपील किया जा सकता है, इसीलिए उनको सर्वोच्च लोकपाल भी कहा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकरण। इन्हीं के पास जाकर हम लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिकायत निवारण हेतु जिला स्तर पर टोल फ्री नंबर कौन सा है? किस चीज़ का शिकायत निवारण हेतु? मनरेगा योजना से संबंधित जो भी शिकायत है, इसके बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए है ना, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है, एक हेल्पलाइन नंबर है, पारदर्शिता हेतु इसमें इसको जारी किया गया है। तो देखते हैं कौन सा टोल फ्री नंबर है। देखिए, इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ। देखिए, इसका जो टोल फ्री नंबर है 1800-233-2425, ये जो टोल फ्री नंबर है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि शिकायत निवारण के लिए अगर सपोज टोल फ्री नंबर के बारे में बात किया जाएगा, तो इसका जो टोल फ्री नंबर है 1800-233-2425। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? सबसे पहली बात कि मनरेगा योजना की शुरुआत अगर छत्तीसगढ़ में कब की गई पूछा जाएगा, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मनरेगा योजना की जो शुरुआत है छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाएगा तो 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है ये? कहाँ से की गई थी? ये 2 फरवरी 2006 को ही फर्स्ट चरण की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये जो है स्टार्ट कहाँ से किया गया था, आप लोगों ने सभी ने इसके बारे में पढ़ा है कि आंध्र प्रदेश के जो अनंतपुर जिला है, यहाँ से ये प्रारंभ किया गया था। और उस टाइम पे जो भारत सरकार के द्वारा देश के कुल 200 जिलों को शामिल किया गया था, जिसमें से 11 जिले छत्तीसगढ़ के शामिल थे। क्लियर है ये? तो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला और उसके अंतर्गत प्लेस पूछा जाएगा तो बांदावाली, याद रखिएगा। बांदावाली करके जो प्लेस है ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के अंतर्गत शामिल है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, बांदावाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 जुलाई 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल कितने मस्टर रोल हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है 873, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 8883, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे दिया गया है 52,846 और ऑप्शन डी जो है 1,21,297। तो 24 जुलाई 2022 की स्थिति में अगर देखा जाएगा तो छत्तीसगढ़ में कुल 873 मस्टर रोल हैं अभी। तो छत्तीसगढ़ में देखा जाएगा कि 24 जुलाई 2022 की स्थिति में कुल 873 जो मस्टर रोल है ये यहाँ पे अभी एक्टिव हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 873 जो मस्टर रोल है ये एक्टिव है। मस्टर रोल के बारे में हर किसी को पता है, एक प्रकार का एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है श्रमिकों का। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की दैनिक मजदूरी दर का निर्धारण कौन करती है?
पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन है ग्राम सभा, तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार और लास्ट ऑप्शन है केंद्र सरकार। तो याद रखिएगा मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों की जो दैनिक मजदूरी है इसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। और ग्राम सभा क्या करती है? ग्राम सभा कार्य की सिफारिश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्पताल में भर्ती के दौरान मनरेगा में दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों को कितनी मजदूरी मिलेगी? देखिए, जब कार्य वहाँ पे कार्यस्थल है, वहाँ पे सपोज कुछ घटना हो गया तो जो श्रमिक है वो दुर्घटना ग्रस्त होने के पश्चात अगर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है तो वहाँ पे जो है, चूँकि श्रमिक कार्यस्थल पर मौजूद नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, पर फिर भी उनको जो मजदूरी उनको दिया जाएगा, कुछ ना कुछ उनको मजदूरी दिया जाएगा। तो देखते हैं इसमें पहला ऑप्शन है कुल मजदूरी, दूसरा ऑप्शन है कुल मजदूरी का 1/2 भाग, तीसरा ऑप्शन है कुल मजदूरी का 1/4 भाग और लास्ट ऑप्शन है कुल मजदूरी का 2 गुना। तो इसमें याद रखिएगा, जो मजदूर जो है, दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक जो हैं, वो अगर हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वहाँ पे कार्यस्थल पर मौजूद नहीं हो पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, पर उनको फिर भी जो है कुल मजदूरी का 1/2 भाग या कुल मजदूरी का आधा भाग उनको दिया जाएगा, श्रमिक को दिया जाएगा पारिश्रमिक तौर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के अंतर्गत किस प्रकार के मजदूरों को काम दिए जाते हैं? पहला ऑप्शन है अकुशल, दूसरा ऑप्शन है अर्धकुशल, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत दिव्यांगजन। तो देखिए, अकुशल हर किसी को पता है, अर्धकुशल भी हर किसी को पता है। याद रखिएगा, जो दिव्यांगजन, जो ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांगजन हैं, उनको जो है उनके कैपेसिटी के आधार पर वो किस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, उसके आधार पर भी उनको भी कार्य दिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है, ये उपरोक्त सभी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अकुशल को भी दिया जा रहा है, अर्धकुशल को भी दिया जा रहा है और दिव्यांगजन को भी दिया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता प्रदाय इकाई कौन सी है? मतलब ये कहा जा रहा है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत जो मातृत्व अवकाश जो भत्ता मिलता है, ये कौन इसका जो वहन है, जो खर्च जो है उसको कौन वहन करता है या कौन देती है? पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रत्येक जो राज्य हैं उसमें उन राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मातृत्व अवकाश भत्ता उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि मनरेगा योजना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता प्रदाय इकाई है राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मातृत्व अवकाश भत्ता की दर क्या है? जो मातृत्व अवकाश भत्ता जो है, चूँकि उनको दिया जाता है, तो वो कितना दिया जाता है? पहला इसमें ऑप्शन है 1 माह की मजदूरी राशि, दूसरा ऑप्शन है 2 माह की मजदूरी राशि, तीसरा ऑप्शन है 3 माह की मजदूरी राशि और लास्ट ऑप्शन है 4 माह की मजदूरी राशि। तो याद रखिएगा, राज्य सरकार के द्वारा मातृत्व अवकाश भत्ता जो है, इसके तौर पर, मातृत्व अवकाश भत्ता के तौर पर उनको 1 माह की मजदूरी राशि दी जाती है। किनको? जो महिला श्रमिक हैं उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के तकनीकी कार्यों में सहायता के लिए किनका योगदान महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन ए है प्रशिक्षित कुशल श्रमिक, जिसे बेयर फुट भी कहा जाता है। प्रशिक्षित कुशल श्रमिक को ही बेयर फुट कहा जाता है। दूसरा है सचिव, तीसरा है रोजगार सहायक और लास्ट है कार्यक्रम अधिकारी। तो इसमें जो है, देखिए, मनरेगा के तकनीकी कार्यों में सहायता के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रशिक्षित कुशल श्रमिक, क्योंकि ये प्रशिक्षित हो जाएंगे तभी ये कार्य कर पाएंगे वहाँ पे।
बिना श्रमिक का कार्य पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अगर देखा जाएगा कि तकनीकी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो होता है बेयरफुट का या प्रशिक्षित कुशल श्रमिक का। क्लियर है? इसको बेयरफुट टेक्नीशियन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को रोजगार देते समय किन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता? पहला ऑप्शन है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है पूर्णतः साक्षर होना चाहिए। तीसरा है वह वयस्क नागरिक होना चाहिए। चौथा है बीपीएल श्रेणी से होने चाहिए। पांचवा है परिवार की इकाई के अंतर्गत माता पिता एवं अवयस्क बच्चे होने चाहिए। छठवां पॉइंट है उनमें कम से कम 1/3 महिला होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 6th ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 33% महिला या 1/3 महिला का होना आवश्यक है। मतलब ये तो बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि 1/3 महिला उसमें शामिल होनी चाहिए। फिर देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन जो है इसका पॉइंट जो है 5th नंबर का पॉइंट देखते हैं, परिवार की इकाई के अंतर्गत माता पिता एवं अवयस्क बच्चे होने चाहिए। देखिए जो मनरेगा योजना है ये जो है पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को कार्य नहीं देता है, ये पूरे परिवार को कार्य देता है। तो परिवार की अगर इकाई के अंतर्गत कौन इसमें शामिल होते हैं पूछा जाए तो माता पिता तो होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ अवयस्क बच्चे भी शामिल होते हैं। तो ये जो 5th पॉइंट है ये बिल्कुल करेक्ट है कि परिवार की इकाई के अंतर्गत माता पिता एवं अवयस्क बच्चे होने चाहिए। मतलब जो जॉब कार्ड है उसमें माता पिता का तो नाम होना चाहिए, साथ में उनके अवयस्क बच्चे का भी नाम होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। फिर 4th अगर देखा जाएगा पॉइंट बीपीएल श्रेणी से होने चाहिए। ये तो सबसे फर्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उनको बीपीएल श्रेणी से होना चाहिए। इसके बाद पहले जो है 3rd नंबर का पॉइंट देखिएगा वह वयस्क नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल 18+ वाले को ही वहाँ पे कार्य दिया जाता है। इसके बाद 2nd पॉइंट बोला गया है पूर्णतः साक्षर होना चाहिए, और उससे पहला वाला पॉइंट बोला गया है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो देखिए भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी सभी ने पढ़ा है कि अगर आपको यहाँ पे कार्य करना है तो उसके लिए आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। तो देखिए ये जो 2nd ऑप्शन है पूर्णतः साक्षर होना चाहिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मनरेगा में कार्य करने वाले श्रमिक जो है ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे हों। जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, देखिए मस्टर्ड रोल में जो या तो सिग्नेचर कराया जाता है, पर जिनको सिग्नेचर करना नहीं आता है उनका अंगूठा लगवाया जाता है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ना कि जो श्रमिक है वो साक्षर ही हों, साक्षर नहीं भी रहेंगे तभी भी चलेगा। तो यहाँ पे साक्षर है या नहीं इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया जाएगा। इसके बाद के जितने भी पॉइंट है ये हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। क्लियर है? तो हमारा देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किनको ध्यान नहीं रखा जाता, केवल जो 2 है, मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि पूर्णतः साक्षर होना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है, तो इसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा या इग्नोर कर दिया जाएगा, इसमें ध्यान इसका नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मातृत्व अवकाश भत्ता प्राप्त करने हेतु एक व्यक्ति वर्ष में न्यूनतम कितने दिवस की मजदूरी अनिवार्य है? ये एक व्यक्ति नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक वित्तीय वर्ष में बोला गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक वित्तीय वर्ष में मातृत्व अवकाश भत्ता प्राप्त करने हेतु एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम कितने दिन की मजदूरी करनी उनको अनिवार्य है। मतलब जो महिला श्रमिक है वो कितने दिन की मजदूरी करी होगी एक वर्ष में या 12 माह में, तब उनको जा करके मातृत्व अवकाश भत्ता दिया जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है 100 दिन, दूसरा ऑप्शन है 40 दिन, तीसरा ऑप्शन है 60 दिन और चौथा ऑप्शन है 50 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये है ऑप्शन नंबर डी 50 दिन। उस महिला को 12 माह में या एक वर्ष में 50 दिन का कार्य करना अनिवार्य है। वो 50 दिन तक अगर कार्य कर ली है तब उनको मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में 1 माह की जो मजदूरी है वो उनको दी जाएगी, और ये जो मजदूरी है ये राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। क्लियर है? ये यहाँ पे जो है हमारा मनरेगा का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसको नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।